Waste, which is also known as rubbish, trash, refuse, garbage, junk, or litter, or oat, is unwanted or useless material. In biology, waste is any of the many unwanted substances or toxins that are expelled from living organisms. Metabolic waste such as urea and sweat. स्टूडेंट्स ये जो वेस्ट यानी अनवांटेड कोई भी जो चीज़ इंसान अपनी किसी भी एक्टिविटी के अगेंस्ट प्रोड्यूस करता है, वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हों, डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ हों, ऑफिशियल एक्टिविटीज़ हों, कुछ ना कुछ उसके काम के दौरान कोई ऐसी चीज़ प्रोड्यूस हो जाती है जो अनवांटेड होती है। वो रबश हो सकती है, ट्रैश हो सकता है, रिफ्यूज़ हो सकता है, गार्बेज, जंक लिटर वगैरह, ये आउट हो सकता है। ये वो सारी इकसाम हैं जो किसी न किसी एक्टिविटी के अगेंस्ट प्रोड्यूस हो जाती हैं। And that waste must be managed, otherwise that waste will create environmental hazards or local pollution problem. तो इसलिए उस वेस्ट का मैनेज करना ज़रूरी होता है। बेसल कन्वेंशन डेफिनेशन ऑफ वेस्ट, एक बेसल कन्वेंशन हुआ है कंट्री में, उसके मुताबिक यानी एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर चीज़ें डिफ़ाइन की जाती हैं, प्रोटोकॉल्स डेवलप किए जाते हैं, और उस कन्वेंशन के अंदर ये डिफ़ाइन किया गया था कि वेस्ट को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। उस बेसल कन्वेंशन के मुताबिक वेस्ट को इस तरह से डिफ़ाइन किया गया है कि सब्सटेंसेस और ऑब्जेक्ट्स विच आर डिस्पोज्ड of or are intended to be disposed of or are required to be disposed of by the provisions of the law, कि यानी किसी चीज़ को जो लॉ के मुताबिक फेंकना ज़रूरी हो, या किसी भी चीज़ का जब आप समझते हैं कि इंटेंशनली या इन इंटेंशनली उसको फेंकना है, तो ये उसके मुताबिक इसकी ये उन्होंने डेफिनेशन की, यानी जनरलाइज सी उन्होंने चीज़ें इसके अंदर सम अप कर दी हैं कि कोई भी चीज़ या कोई भी शय जो है उसका यानी डेलिबरेटली या इनडेलिबरेटली या बाय लॉ जब हम उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं, या उसको फेंकना मकसूद हो, या उसका डिस्कार्ड किया जाना बहुत ज़रूरी हो, तो वो वेस्ट कहलाता है। देन डिस्पोजल मीन्स में यानी डिस्पोजल का एक्चुअल मीनिंग क्या है? एनी ऑपरेशन विच में लेड टू रिसोर्स रिकवरी, रिसाइकलिंग, रिक्लेमेशन, डायरेक्ट रीयूज़ और अल्टरनेटिव यूज़। एक तो ये है कि आप किसी चीज़ को जस्ट फेंक दें, लेकिन उसमें ये भी होता है कि आप समटाइम उन रिसोर्स की रिकवरी करते हैं, रिसाइकलिंग कर लेते हैं, या कोई उसमें मोल्ड करते हैं उन चीज़ों को, कोई और चीज़ की तरफ ले जाते हैं, वगैरह वगैरह। ये कुछ बेसल कन्वेंशन की डिटेल थोड़ी सी आपको समझाना चाह रहा हूँ कि बेसल कन्वेंशन बेसिकली क्या डिटरमिन करता है। द बेसल कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजरस वेस्ट। ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट होती है कि जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क के अंदर कोई चीज़ पहुंच जाए, ठीक है। समटाइम इस तरह होता है कि कोई चीज़ें टेंजिबल होती हैं जो बज़ाहिर नज़र आती हैं, अगर वो एक कंट्री से दूसरे में जाएं तो अगला मुल्क उसमें रिटेलिएशन करता है, जी ये चीज़ आपके मुल्क से मेरे मुल्क में क्यों आ रही है। लेकिन समटाइम इस तरह से होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे वो नज़र नहीं आती और वो दूसरे मुल्क में पहुंच जाती हैं, जिस तरह एयर पोल्यूशन है। लेट्स से कि इंडिया हमारा नेबर कंट्री है, ईरान हमारा नेबर कंट्री है, चाइना हमारा नेबर कंट्री है, इनके अंदर कोई एक्टिविटी होती है और एरियल ट्रांसपोर्टेशन से यानी हवा के ज़रिए इसमें ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट मोस्ट कॉमन हैं जो वोलेटाइल इन नेचर होते हैं और हवा में चले जाते हैं, और एयर करंट्स जिस तरफ मूव करेंगे, लेट्स से कि वो एयर करंट्स जो हैं इन केस चाइना से पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं, तो क्या होगा कि वो चाइना की पोल्यूशन को पाकिस्तान में ले आएंगे, या पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ इमिट हो रही है तो दैट विल माइग्रेट टू द अदर कंट्री, इन नेबरिंग एरियाज में जा सकती है। इसको हम ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट्स कहते हैं। और हैजर्ड वेस्ट इसमें पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक एयर पोल्यूटेंट थे जिसकी वजह से ये ज़्यादा फोकस हुआ कि वो ना तो नज़र आते हैं, ना कोई ऐसा बैरियर डेवलप किया जा सकता है कि किसी उस मुल्क के अंदर होने वाली जो पोल्यूशन है उसको दूसरे मुल्क में जाने से रोका जा सके। स्टिल वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। तो ट्रांसबाउंड्री मैकेनिज्म से या मूवमेंट से क्या है, ग्लोबल कंटेमिनेशन हो रही है। इवन वो कंट्री जो किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं, उनके अंदर भी वो पोल्यूशन पहुंच जाती है। इस हवाले से इस कन्वेंशन को बेसिकली डेवलप किया गया था। अब जो हैजरस वेस्ट है, देयर डिस्पोजल यूजुअली नोन सिंपली एज बेसल कन्वेंशन इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी दैट वाज
designed to reduce the movement of hazardous waste between nations, especially to prevent transfer of hazardous waste from developed to the less developed countries, which are commonly known as LDCs, less developed countries. Sorry. It does not, however, address the movement of radioactive waste. इस बेसल कन्वेंशन में एक चीज़ अभी भी एड्रेस नहीं हो रही और वो क्या है, रेडियोएक्टिव वेस्ट जो मुख्तलिफ रेडिएशंस की बम्बार्डमेंट के नतीजे में या एक्टिविटीज़ के दौरान निकलती है या रेडियोएक्टिव मटेरियल की हैंडलिंग के दौरान जो रेडिएशन एमिट हो सकती हैं. This convention is also intended to minimize the amount and toxicity of waste generated to ensure their environmentally sound management as closely as possible to the source of generation and to assist uh, less developed countries in environmentally sound management of the hazardous and other waste they generate. This convention was opened for signature on 22nd March 1989 and entered into force on 5th of May 1992. यानी आज से ये तकरीबन 17-18 साल पहले बल्कि 27-28 साल पहले ये एग्रीमेंट इंडोर्स हो चुका था और उसमें बेशुमार कंट्री जो हैं इसके सिग्नेटरी हैं. Then produced by the United Nations Statistic Division UNSD, waste are material that are not prime products. यानी UNSD ने जो डिफाइन किया वेस्ट को वो कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो प्राइम कंसर्न नहीं रहता वो वेस्ट होती है. For which the generators has no further use in term of his or her own purpose of production, transformation or consumption, and of which he or she wants to dispose. Waste may be generated during the extraction of raw material, the processing of new material into intermediate and the final products, the consumption of final products and the other human activities, residual recycled or used at the place of generations are excluded. Then kinds of waste. Solid waste, which is in solid form, domestic, commercial and industrial waste. Examples, plastics हैं, styrofoams हैं. ये styrofoams वगैरह पैकेजिंग वगैरह फूड पैकेजिंग के लिए यूज़ होता है या किसी भी फ्रेजाइल चीज़ की पैकेजिंग के लिए यूज़ होता है और ये बेसिकली यूज़ होते हैं प्रोटेक्शन मटेरियल के तौर पे. ये आजकल डिस्पोजेबल कप्स वगैरह भी प्लेट्स भी इसके आते हैं, वो स्टायरोफोम होती है जो लाइट इन वेट वाइट सी जो आप फोम की प्लेट्स यूज़ करते हैं, दैट इज स्टायरोफोम. देन बॉटल्स, कैंस, पेपर्स, स्क्रैप आयरन एंड अदर ट्रेशर्स. ये सॉलिड वेस्ट की यूजुअल रूटीन है जो हम फेस करते हैं. लिक्विड वेस्ट में क्या क्या है? डोमेस्टिक वॉशिंग, जितनी भी वॉशिंग होती है घर में, वो क्लॉथिंग हो सकती है, किचन आइटम्स हो सकते हैं, केमिकल्स हैं जो फैक्ट्रीज वगैरह से भी निकल सकते हैं, घरों से भी, ऑयल्स हैं. देन वेस्ट फ्रॉम पॉन्ड्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड अदर सोर्सेज. ये बड़ी कैटेगरीज हैं. देन अकॉर्डिंग टू EPA रेगुलेशन, सॉलिड वेस्ट EPA रेगुलेशन. EPA क्या है पहले ये आपको पता होना चाहिए बीइंग एनवायरमेंट स्टूडेंट के. व्हाट इज़ EPA? EPA होता है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, जिसको उर्दू में अदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात कहते हैं, इसने रेगुलेशंस बनाए हैं और उनके मुताबिक क्या है, वेस्ट एनी गार्बेज या रिफ्यूज़ के कोई भी जो गार्बेज या रिजेक्टेड मटेरियल है, रिफ्यूज़ है, और उसको वो कलेक्टिवली म्यूनसिपल वेस्ट कहते हैं, जो यानी हाँ जो बल्दिया के ज़ुमरे में आता है, जिसको बल्दिया ट्रीट करती है. देन वो कहते हैं कि स्लज फ्राम अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, कि जब हम किसी भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं, यानी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हमारे यहाँ तो कॉमन प्रैक्टिस नहीं है ना, आपने ये प्लांट देखा होगा,
लेकिन अगर किसी जगह ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो तो प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के नतीजे में बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट हैं ये हैवियर होने की वजह से सेटल डाउन होके एक स्लज बनाते हैं, वो स्लज सेपरेट कर दिया जाता है वेस्ट वाटर से, उसको भी ईपीए कहता है कि दिस इज आल्सो वेस्ट। देन वाटर सप्लाई ट्रीटमेंट प्लांट और एयर पोल्यूशन कंट्रोल फैसिलिटी, इनके दौरान भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है। अदर डिस्चार्ज मटेरियल, कोई भी चीज़ जो डिस्चार्ज की जाए अनवांटेड चीज़। देन सॉलिड लिक्विड सेमी सॉलिड और कंटेंट गैसियस मटेरियल फ्रॉम इंडस्ट्रीज कमर्शियल मिनी माइनिंग मीन जो हम कान कुनिंग करते हैं, यानी गोल्ड के लिए, कोयले के लिए, आयरन के लिए, ये पहाड़ों में जो खुदाई की जाती है, सुरंगें बनाई जाती हैं, दैट इज़ माइनिंग। एंड एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस यानी सनत जो हमारी ज़रात जितनी भी है, यानी इसके ज़रिए भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है। एंड फ्राम community activities where populations are या people are living and they develop different communities, जो शहर बस्तियां होती हैं, गांव वगैरह होते हैं, उनके अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वहाँ पर वेस्ट प्रोड्यूस होगा। दैन क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़, यानी उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके हवाले से दो मेजर कैटेगरीज हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। यानी ऐसी अशिया या ऐसा वेस्ट जिसको लाइफ डिग्रेड कर सके, यानी बायो लाइफ, डिग्रेडेबल जो लाइफ के ज़रिए डिग्रेडेबल हो सकने की अहलियत रखती हो। तो बायो में यूजुअली हमारे माइक्रोब इन्वॉल्व होते हैं जो डिग्रेडेशन में हिस्सा लेते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि माइक्रोब जिस चीज़ को डिग्रेड कर सकें दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वही है, उसका वाइस वर्सा कि जो चीज़ माइक्रोब से डिग्रेड ना हो सके वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल में आएगा कैन बी डिग्रेडेड लाइक पेपर, वुड, फ्रूट्स एंड अदर आइटम्स, दोज मे बी ऑफ ऑर्गेनिक इन नेचर। ऑर्गेनिक नेचर की जितनी भी चीज़ें हैं वो डिग्रेडेबल होती हैं, अदर्स में वो आ जाती हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल कैन नॉट बी डिग्रेडेड लाइक प्लास्टिक bottles made up of glass or plastic, old machines, cans, styrofoams, containers and others. Then classification of waste according to their effect on human health and the environment. यानी इंसानी सेहत और माहौल के तनाज़र में इसकी जो क्लासिफिकेशन की गई है वो भी दो हैं, दैट इज़ हैज़डस यानी मोहल्लक, एंड नॉन हैज़डस जो कि कम आप कह लें कि जो नुकसान ना पहुंचाने वाला वेस्ट है, नॉन हैज़डस। एक होता है नुकसान पहुंचाने वाला यानी मोहलक, और नॉन मोहलक। ये दो किस्म की वेस्ट मज़ीद कैटेगराइज किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ their effect on human health and on the environment. So hazardous waste are substances which are unsafe to the same commercially, industrially, agriculturally. सनती पैमाने पर भी वो नुकसानदेह होती हैं, कमर्शियली भी, ज़राअत के मामले में भी, और इकोनॉमिकली, एंड हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़: इग्निटिविटी, कोरेसिविटी और रिएक्टिविटी एंड टॉक्सिसिटी। ये अपने माइक्स वगैरह चेक करें जी, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन आप लोगों की तरफ से आ रही है, ज़रा ख्याल करें थोड़ा सा। अपने माइक्स वगैरह चेक करें और एहतियात करें थोड़ी सी। Then all hazardous substances safe to the use commercially, industrially, agriculturally or economically and do not have any of those properties mentioned above. These substances usually create disposal problems. Then classification of waste according to their origin and types, के waste basically कहाँ से पैदा हो रहा है, ये बहुत मैटर करता है, और कहाँ से आ रहा है और उसका डिस्पोजल मैकेनिज्म क्या है। तो इसकी बेस पे भी इसकी क्लासिफिकेशन की गई है। म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट है सॉलिड वेस्ट दैट इंक्लूड हाउस होल्ड गार्बेज, रबिश, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशिंग डेब्रिस, यानी जो हम मकान वगैरह या कोई चीज़ गिराते हैं या तोड़ते हैं वो वाला मटेरियल। सैनिटेशन, रेजिड्यूज, पैकेजिंग मटेरियल, ट्रेड रिफ्यूज एट्सेट्रा आर द मैनेज्ड बाय एनी म्यूनसिपैलिटी। देन बायोमेडिकल वेस्ट हो सकता है, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट इंक्लूडिंग कंटेनर्स,
intermediate, or end products generated during diagnosis, treatment, and research activity of medical sciences. Then industrial waste, liquid and the solid waste that are generated by the manufacturing and the processing unit of various industries like chemical, petroleum, coal, metal, gas, sandry, and paper, etc. Then agricultural waste, waste generated from the farming activities. These substances are mostly biodegradable. Then fisheries waste, waste generated due to fisheries activities. These are extensively found in coastal and the estuarine areas. ये दलदली इलाके को एस्टुराइन कहते हैं. Then radioactive waste, waste containing radioactive material. Usually these are byproducts of nuclear processes. Sometimes industries that are not directly involved in the nuclear activities may also produce some radioactive waste like radioisotopes and chemical sludge. Then e-waste. E-waste is commonly known as electronic waste. Electronic waste generated from any modern establishments. They may be described as discharged electrical or electronic devices like computers, old age phone, old age LCDs, old age telephones, etc. Some electronic scraps components may contain contaminated contaminants such as lead, cadmium, beryllium, or brominated flame retardants. So these are the possible sources of waste like household material and commercial and industrial activities. Then what are the possible impact of waste if not managed wisely? It will affect our health. It may have effects on our socio-economic conditions, or then it may affect our coastal and marine environment. ये कोस्टल और मैरीन एनवायरनमेंट, चूँकि आप जिस रीजन में रहते हैं इस तरह की चीज़ आप एक्सपीरियंस नहीं करते. ये साहिली इलाके हैं या समुद्री इलाके की बात हो रही है. तो अगर ये वेस्ट, सॉलिड वेस्ट वाइजली मैनेज ना किया जाए तो ये क्या करता है कि कोस्टल एरिया को कंटेमिनेट करता है. वहाँ पर फिशरीज़ या दीगर कमर्शियल एक्टिविटीज़ को ये प्रॉब्लम कर सकता है. इसकी छोटी सी एग्जांपल आप इस तरह की छोटी सी एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि हमारे पास एक छोटी सी वाटर बॉडी है, मंगला डैम की फार्म है. इसके किनारों पे अगर आप जाएं तो आपको बहुत सारा सॉलिड वेस्ट वहाँ पर फ्लोट करता हुआ नज़र आता है. तो ये तो एक छोटी सी एग्जांपल है. लेकिन अगर हम मैरीन की बात करें तो ये समंदर या उसके जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर फिर बड़े पैमाने पे ये पोल्यूशन प्रॉब्लम हो सकता है. एक छोटी सी वाटर बॉडी में देखें कितना वेस्ट आता है, तो उसमें पूरे एक मुल्क का वेस्ट जा सकता है अगर हम वाइजली इसको मैनेज ना करें. तो ये उन इलाकों में, चूँकि हम यहाँ से दूर हैं वो इलाके, बट वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम फेस होता है. पिछले दिनों में भी ऐसा हुआ था कि कराची का जो क्लिफ्टन एरिया है, दैट इज़ कोस्टल एरिया, उसके ऊपर पता नहीं किस जगह से फेंका हुआ वेस्ट वहाँ पर पहुँच गया. चूँकि समंदर में हमेशा वो क्या करता है, उसमें जो टाइडल फोर्स होती हैं वो वेस्ट को किनारों पे फेंक देती हैं. तो वहाँ पर कोस्टल एरिया के ऊपर बहुत ज़्यादा गार्बेज और सॉलिड वेस्ट पहुँच गया था और उन्हें बड़ी दिक्कत हुई थी उसको निकालने में. और बहुत सारी NGOs और गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई तो वहाँ से उन्होंने वो वेस्ट उठाया. देन इफेक्ट्स आवर क्लाइमेट्स, इवन इसका क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी तल्लुक होता है. अगर वेस्ट को इसी तरह से फेंकते रहेंगे तो उसकी बाई प्रोडक्ट्स इन्वायरमेंट के अंदर जा सकती हैं. Then greenhouse gases are the accumulating in Earth's atmosphere as a result of human activities causing global mean surface air temperature and surface oceans temperature to rise. तो ग्रीन हाउस गैसेज जन्म ले सकती हैं जिससे ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ सकता है. Rising global temperatures are expected to rise sea level and change precipitation and other local climate condition. जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ने से आइस मेल्ट होती है. आइस मेल्ट होने से सी लेवल राइज होता है और उससे क्या होता है कि प्रेसिपिटेशन की चेंजेस, यानी बारिश बनने के जो मसाइल हैं, जो अवामल हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और क्लाइमेटिक कंडीशन इसी से ही इरेगुलर होती हैं. देन चेंजिंग रीजनल क्लाइमेट कुड अल्टर फॉरेस्ट, क्रॉप यील्ड्स एंड वाटर सप्लाईज. तो क्या होता है कि जब कोई भी चेंज आती है क्लाइमेट के अंदर तो उसमें रीजनल चेंजेस भी ऑब्जर्व होती हैं. जिस तरह से भी देखें कि
इवन पाकिस्तान में इस दफ़ा विंटर बहुत प्रोलॉन्ग हो गया था, मई तक चला गया। फिर अभी देखें मानसून में उस तरह से बारिशें नहीं हो रही जिस तरह से एक्सपेक्टेड होती हैं। हर जुलाई और अगस्त में बहुत ज़्यादा तकरीबन डेली या दूसरे दिन बारिश होती थी। अब देखें ये भी तकरीबन अभी अगस्त भी आज 13 अगस्त है और यहाँ पर उस तरह से हेल्दी बारिश नहीं हुई। और इसी तरह से जुलाई में भी कोई ख़ास बारिशें नहीं हुई और मानसून जो अपने टाइम पे नहीं शुरू हुआ, लेट शुरू हुआ है। इस तरह विंटर बहुत प्रोलॉन्ग हो गया था। ये रीजनल इस तरह की चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं क्लाइमेट के अंदर और ग्लोबली भी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। उससे क्या होता है कि आपकी जो फॉरेस्ट है, ज़ाहिर है कुछ पौधों ने अपने टाइम पे उनकी डोरमेंसी ब्रेक होती है सीड्स की, फिर वो उन्होंने ग्रो होना होता है। वो जो उनकी डोरमेंसी का इशू है वो मुतासर हो जाता है, आपकी फसलों की पैदावार कम हो जाती है वगैरह वगैरह। दिस कुड आल्सो इफ़ेक्ट ह्यूमन हेल्थ। ज़ाहिर है इंसानी सेहत पे भी इसके नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं। एंड मैनी टाइप्स ऑफ द इकोसिस्टम में एक रिलेटेड लाइफ होती है फ्लोरल फानल, वो लाइफ जिसको हम बायोटा कहते हैं वो मुतासर हो जाता है। ज़रा टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन है, वो चीज़ें रूटीन में अपने सीजन्स में ब्रीडिंग करती हैं और उनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल्स होते हैं, वो सारे के सारे मुतासर हो जाते हैं मुख्तलिफ टेम्परेचर्स की फ्लक्चुएशंस की वजह से, सर्दी गर्मी की वजह से। दैन डेजर्ट्स माइट एक्सपेंड इनटू एग्जिस्टिंग rangelands and features of the some of the national parks might be permanently altered। तो इससे वसी पैमाने पे जो हमारे पार्क्स हैं, हमारे जो नेशनल पार्क्स वगैरह के जो एरियाज़ हैं उनके अंदर स्पीशीज़ हैं, उनके अंदर चेंजेस आ सकती हैं और डेजर्ट्स जो हैं वो मज़ीद एक्सपेंड हो सकते हैं। ऑलरेडी डेजर्ट्स हमारे पास मार्क्ड हैं कि ये कितना एरिया है, वो उनमें इजाफा हो सकता है। ज़ाहिर है कि वो जब नेगेटिव इम्प्रेशन आएगा तो वो एक्सपेंड हो सकते हैं। Then some countries are expected to become warmer, although sulfates might limit warming in some areas. Then scientists are unable to determine which part of those countries will become wetter or drier, but there is like to be overall trend toward increased precipitation and evaporation, more intense rainstorms and ड्राइड सॉइल्स। तो ये यानी बारिशें होने को या ना होने को ट्रिगर कर सकते हैं इस तरह के पैटर्न्स। जिस तरह अभी मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ बारिशें कम हो गई हैं तो ये ड्राइनेस की तरफ ले जाता है। कुछ इलाकों में बारिश ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, वो क्या होता है, वो वेटनर या वेटर इन्वायरमेंट डेवलप कर देता है। सो वेदर रेनफॉल इंक्रीज और डिक्रीज कैन नॉट बी रिलायबल प्रोजेक्टेड फॉर द स्पेसिफिक एरियाज। तो ये भी बात वहाँ पर हम डिटरमिन नहीं कर सकते कि ये जो इंक्रीज़ हुई हैं बारिशें या डिक्रीज़ हुई हैं परमानेंट रहेंगी, इनमें भी फ्लक्चुएशन रहती है। दैन एक्टिविटीज़ दैट हैव अल्टर्ड द केमिकल कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। उससे फिर क्या होता है कि हमारे यहाँ जो एटमॉस्फेयर की एक ख़ास फ्रैक्शन है बाई वॉल्यूम वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसको हम केमिकल कंपोजिशन कहते हैं। इसमें आपको पता है कि मेजर 3 बड़े कंपोनेंट हैं। नाइट्रोजन है, ये 70+% है, यानी 72% ये है, 21% के लगभग ऑक्सीजन है और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। ये 3 बड़ी फ्रैक्शंस हैं। इसके अलावा दीगर भी जो है ना इसमें कुछ गैसेस हैं जो कि माइन्यूट अमाउंट में है। तो ये फ्रैक्शन जब डिस्टर्ब होती है तो हम क्या कहते हैं कि केमिकल कंपोजिशन एटमॉस्फेयर अल्टर हो जाती है। उससे फिर उसमें ग्लोबल वार्मिंग जैसे इशू जन्म लेते हैं। then building of greenhouse gases, primarily carbon dioxide, methane and nitrous oxide. Then carbon dioxide is released to the atmosphere by the burning of fossil fuels, wood and wood products and the solid waste. Methane is emitted from the decomposition of organic waste in landfills, the raising of livestock and the production of transport of coal, natural gas and the oil. अब देखें कि अगर मीथेन जो है वो लैंडफिल्स तो हमारे यहाँ इतनी डेवलप नहीं है, लेकिन जहाँ पर हम लोग कूड़ा करकट वैसे फेंक आते हैं वहाँ से भी मीथेन प्रोड्यूस हो जाती है। जितना हम लाइफ स्टॉक ज़्यादा रखेंगे, मेरे ख्याल में पिछली क्लाइमेट चेंज में मैंने आपको बताया था कि जो कैटल्स होते हैं उनके जब डाइजेशन होती है तो वो मीथेन को रिलीज़ करते हैं। एंड द प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कोल आज भी हमारे मुल्क में इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सारे ममालिक में ये बैन हो चुका है। ये ओल्ड एज फ्यूल समझा जाता था, बट दिस टाइप ऑफ फ्यूल इज़ स्टिल इन यूज़
तो हमारे यहाँ आज भी ये ब्रिकलिन्स के अंदर और बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर कोल डायरेक्टली यूज़ किया जाता है. दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एनवायरनमेंट. देन द नेचुरल गैस एंड द ऑयल्स. Then nitrous oxide is emitted during agricultural and the industrial activities as well as during combustion of solid waste. ये जब हम चावल की फसलें और इस तरह की एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड्स वगैरह वहाँ से प्रोड्यूस हो सकती है. Then combustion of solid waste and fossil fuel even. In 1977, the United States emitted about 1/5 of the total global greenhouse gases. ये यूएसए का हवाला इसलिए दिया गया है कि जो बड़े कंट्रीज़ हैं, जिनको बड़े का मतलब ये है कि जो ज़्यादा डेवलप कंट्रीज़ हैं, और इन कंट्रीज़ की क्या है कि एमिशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लेस डेवलप कंट्रीज़. ये जो इसमें सरफहरिस्त है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट जो है ये बिग एमिटर है ग्रीन हाउस गैसेस का और स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड का. बट दे क्लेम कि अगर हम बिग एमिटर हैं, ज़्यादा हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं, तो हमने अपने मुल्क के रकबे के ऊपर जंगलात भी 37% तक या 30+ में उन्होंने उगा रखे हैं. वो कहते हैं कि हम संतों को चलाना बुरी बात नहीं है. बुरी बात यह है कि आप संतें लगा लें और आपके पास उतने दरख्त ना हों जो उस एमिटेड कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्ट्रेट कर सकें. तो वो ये क्लेम करते हैं, बल्कि क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था ग्रीन हाउस गैसेस बिलखुसूस कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन के हवाले से, तो वो नाराज़ होकर उठ गए थे उस कन्वेंशन से जी कि हमारे पे हम लोगों को फाइनेंस भी करते हैं कि वो वाले कंट्रीज़ जो लेस एमिटर हैं बट उनके पास उतना ग्रीन लैंड एरिया नहीं है, तो वो ये करें कि हमसे पैसे भी ले लें, जिसको कार्बन क्रेडिट्स कहते हैं, कार्बन क्रेडिट्स लें और वहाँ पर पौधे उगाएं. तो लोगों ने फिर भी कहा जी अमेरिका बिग एमिटर है, तो वो नाराज़ हो गए. उन्होंने कहा जी कि हम बिग एमिटर हैं लेकिन हम बिग सिक्वेस्ट्रेटर भी हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, क्योंकि हमारे पास जंगलात 37% तक मौजूद हैं. तो किसी हद तक उनके ये क्लेम ठीक भी था जी कि मतलब अगर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को रोक दिया जाए तो डेवलपमेंट रुक जाती है. इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर निकलेगी तो उसको कैप्चर करने के लिए उनके पास वो तनासब मौजूद था. उन्होंने कैलकुलेट करके बताया जी हमारे पास इतने दरख्त मौजूद हैं. बट हम उसको फिर भी अप्रिशिएट नहीं करते, उसको डिस्करेज ही करेंगे कि एमिशन कार्बन डाइऑक्साइड की कम से कम होनी चाहिए. इसके लिए फिर कुछ इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स डेवलप हुए हैं, जिस तरह से जो डीजल व्हीकल्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई. इसमें भी इस तरह के कंट्रीज़ का बड़ा रोल है कि डीजल एक मेजर रिस्पॉन्सिबल फ्यूल था जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करता था, उस पर बैन कर दिया गया वगैरह वगैरह. लेकिन दीगर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बट स्टिल यूएसए इज़ बिग एमिटर या मेजर जो है कंट्रीब्यूटर है कार्बन डाइऑक्साइड का इन्वायरमेंट के अंदर. सबसे ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो अमेरिका की तरफ से फैलाई जाती है पूरी दुनिया में. Exposure occur through ingestion of contaminated water or food, then contact with disease vector, inhalation और dermal. ह्यूमन एक्सपोजर, ज़ाहिर बात है जिस एरिया के अंदर शुरू में बात हुई थी कि ये वेस्ट मौजूद होगा तो ह्यूमन हेल्थ या एनवायरनमेंट इम्पेक्ट हो सकता है. ये हमने एनवायरमेंटल हेल्थ में भी पढ़ा था कि हमारा ज़ाहिर एक्सपोजर किस तरह से होगा. इंजेक्शन और कंटेमिनेटेड वाटर और फूड, हम उस एरिया की कोई चीज़ खा लेंगे या पानी पी लेंगे या फूड ले लेंगे दैट वाज कंटेमिनेटेड, तो इन्फेक्शन हमारे अंदर चली जाएगी. वो इन्फेक्शन उस वेस्ट की वजह से आई होगी, वो फूड में या किसी भी मटेरियल के अंदर जो आपने इंजेस्ट किया, और आपकी सेहत ख़राब हो गई. दैन कॉन्टैक्ट विद डिजीज़ वेक्टर, या फिर कोई ऐसा एनिमल जो उस गंदी जगह पे उस वेस्ट के ऊपर फीड करके आया था वो आपसे कांटेक्ट कर गया, और या वो इन्फेक्शन आपके फूड तक उसने कांटेक्ट कर दी, उसने डाल दी. वेक्टर्स में मैं अक्सर बताता रहता हूँ आपको कि वो चीज़ें जो आलूदगी वाली जगह पे या वेस्ट डिस्पोजल साइट्स पे फीड करती हैं, जिसमें काइट्स होती हैं, डॉग्स होते हैं, कैट्स होती हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, ये वो वाले जानवर हैं जो उस जगह वेस्ट पे फीड करते हैं. इसमें क्रोज भी आते हैं, काइट्स भी, जो परिंदे वहाँ पर खाने पीने के लिए जाते हैं, फिर वो आपके घरों तक आते हैं और किसी तरह से आपकी वाटर बॉडीज़ या आप इंटेक्ट हो जाए इन चीज़ों से तो डिजीज़ आप तक पहुँच जाती है.
लेट्स से कि एक सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल साइट है और वहाँ पर हॉस्पिटल्स का भी वेस्ट किया हुआ है, वहाँ पर क्रोज काइट्स या इस तरह की चीज़ें फीड कर रही थी, उनके क्लास या बीक्स के साथ वो इन्फेक्शन ट्रांसपोर्ट हो सकती है अपने घरों तक। तो ये वाले मीन जो वहाँ पर फीड करते हैं, जो जानवर फीड करते हैं, दोज आर कॉल्ड वेक्टर्स, इन्वायरमेंटली वेक्टर। दैन इनहेलेशन है, कोई चीज़ इनहेलाइजर है, इस तरह के वेस्ट में आप अगर इंडल्ज हैं, वहाँ रह रहे हैं, तो वहाँ पर इनहेल कर सकते हैं सांस के ज़रिए वो इन्फेक्शन जो एयर में मौजूद थी वो आपके अंदर स्किन के ज़रिए भी जा सकती है, दैट इज़ डर्मल कॉन्टैक्ट, कि कोई जगह थी जहाँ पर आप बैठे, वहाँ पर वो पोल्यूशन थी, वो उस तरह का कंटेमिनेट मटेरियल था, तो वो थ्रू डर्मल, अक्सर लोगों की स्किन ख़राब होती है तो उसी वजह से होती है कि कोई उसमें कंटेमिनेंट इनकॉर्पोरेट हो जाता है, या उस डर्मल कंटेंट से ना सिर्फ स्किन बल्कि इंटरनल कोई प्रॉब्लम शुरू हो सकता है, वो आपके अंदर इनकॉर्पोरेट चीज़ हो सकती है। Then these are the possible points of contact where you can have infection, like soil absorption, storage and biodegrading, then plant uptake, ventilations. Sometime हम ventilation के लिए क्या कहते हैं, खिड़कियां दरवाजे बनाते हैं, तो जिस तरफ से कोई एयर करंट आ रहा होता है उस तरफ अगर कोई चीज़ कंटेमिनेशन बाहर मौजूद है तो वेंटिलेशन के ज़रिए वो इनर साइड पे मूव करके आ जाएगी। रन ऑफ है कि एक जगह पे चीज़ पड़ी हुई है तो वो पानी के ज़रिए बह करके सेफ़र जोन, सेफ़र वाटर बॉडीज़ तक पहुंच जाती है। लीचिंग भी यही है कि ज़मीन पे आपने वेस्ट डाला हुआ है और वहाँ से बारिश पड़ी है या उसके अंदर जो पानी था वो ज़मीन के अंदर चला गया बाई ग्रेविटी और सेफ़र वाटर बॉडीज़ को कंटेमिनेट कर दिया है। ये दोबारा वेक्टर्स की बात हो रही है, दे मे बी इंसेक्ट, बर्ड्स, रैट्स, फ्लाइज एंड एनिमल्स, those basically feed on contaminated areas and are responsible for transformation of contaminants to the public and water bodies. Then direct dumping of untreated waste in seas. ये जो समंदर है ना, यहाँ पर भी एक फैशन है कुछ ममालिक में कि समंदर के अंदर जाके वेस्ट डंप किया जाता है। हमारे यहाँ तो इस तरह के नहीं है, समंदर हमसे दूर है, लेकिन ये कुछ ममालिक में इस तरह की प्रैक्टिस की जाती है। अगर वो अनट्रीटेड है तो ये काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन प्रॉब्लम कर सकता है उस पानी के अंदर अगर वो अनट्रीटेड है। दैन रिवर्स एंड लेक्स रिजल्ट्स इन द प्लांट्स एंड एनिमल दैट फीड ऑन इट। और अगर वो दरिया के अंदर, पानी के अंदर, नदी नाला के अंदर ये वाला वेस्ट डाला जाएगा तो वहाँ की लाइफ के लिए ये थ्रेट हो सकता है। रिवर्स और लेक्स के अंदर तो हम ये कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। आप देख सकते हैं मंगला डैम या हमारे जो दरियाएँ हैं, रिवर पुंछ है, रिवर नीलम है, झेलम है, इन दरियाओं को आपने देखा होगा कि हमारे इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई ट्रीटमेंट प्लांट अनफॉर्चुनेटली नहीं है। ना सॉलिड वेस्ट मैनेज किया जाता है, ना लिक्विड वेस्ट। हमारे शहरों का अनफॉर्चुनेटली सारे का सारा पानी इन्हीं में जाता है और वहाँ पर जो लाइफ है वो बुरी तरह मुतासर हो सकती है, एक्वेटिक लाइफ। एक वेस्ट हायरार्की है, इसमें 3 R's हैं, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल अप्रोच के साथ। इसमें लीस्ट फेवर्ड ऑप्शन जो हैं और मोस्ट फेवर्ड ऑप्शन बताए गए हैं कि हमारी आदतन, हम बैसियत इंसान हम क्या करते हैं, हम सबसे ज़्यादा जो काम करते हैं वो फेंकने का करते हैं। कोई चीज़ है उसको फेंक दी, ये सबसे बड़ा बड़ा काम हम ये करते हैं। कोई भी चीज़ है, जिस तरह हम इवन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट भी ये करता है, ऑफिस में भी ये होता है कि मसलन मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मिनरल वाटर है, इसकी बॉटल या कोई भी आपने जूस पिया है, कोई स्टायरोफोम यूज़ किया है आपने, तो वो स्टूडेंट क्या करता है, इतना बॉदर नहीं करता कि किसी बिन के अंदर प्रॉपरली जाके रखे, वो वैसे फेंक देगा। ठीक है, अक्सर देखा गया है। ये आप स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही, ओवरऑल एक जनरल ट्रेंड की बात हो रही है कि अक्सर ये होता है। बस स्टेशन पे देख लें, पार्क्स के अंदर देख लें, जहाँ पर लोग होंगे, जहाँ पर भी कोई स्कूल जाएगा, वहाँ टूर करके आएगा तो पता चल जाएगा कि यहाँ कोई बच्चे आए थे और वहाँ पर क्या होगा, वो गंद पड़ा होगा। दिस इज़ डिस्पोजल। लेकिन ये लीस्ट फेवर्ड ऑप्शन होना चाहिए, यानी इस काम को हमने सबसे कम करना है, ये हमारा मोस्ट फेवर्ड ऑप्शन नहीं होना चाहिए। डिस्पोजल हम मोस्ट फेवर्ड करते हैं, यानी सबसे ज़्यादा काम ये करते हैं, बट दैट मस्ट बी लीस्ट फेवर्ड। अगर फेंकना भी है तो सबसे आखिरी लेवल की हरकत ये होनी चाहिए। फिर एनर्जी रिकवरी भी हम
लीस्ट फेवर्ड ऑप्शन है हमारा, उससे एनर्जी को नहीं रिकवर करते, बस वेस्ट को वेस्ट करके फेंक देते हैं। दूसरे ममालिक में ये मोस्ट फेवर्ड, सेकंड मोस्ट फेवर्ड ऑप्शन होता है कि वो रिसाइकलिंग सेंटर में ले जाते हैं और उससे एनर्जी के लिए लैंडफिल भी बनाई जाती है और वहाँ से मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, कुदरती गैस, वो रिकवर करके घरों में ईंधन के तौर पे भिजवाई जाती है। वो जो वेस्ट होता है वो एक ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग तैयार करता है, वो कंपोस्टिंग भी एक एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज़ होता है, फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ होता है। फिर रिसाइकलिंग है, ये हमारा थर्ड मोस्ट फेवर्ड ऑप्शन होना चाहिए, बस ये हमारा लीस्ट फेवर्ड ऑप्शन है। यानी हम रिसाइकलिंग की तरफ भी नहीं जाते, फिर रीयूज़ की तरफ भी नहीं आते। ये पहले बहुत डिस्कस हो चुका है रिसाइकलिंग क्या होती है। रिसाइकलिंग ये होता है कि एक चीज़ से मोल्ड करके दूसरी चीज़ बनाना। ये मिसकंसेप्शन भी समटाइम होती है, लोग समझते हैं कि रिसाइकलिंग का मतलब ये है कि एक पानी की बोतल है, मिनरल वाटर की आपने बॉटल ली, जब वो खाली होगी तो आप उसमें दोबारा से पानी फिल करके पीते हैं, दैट इज़ नॉट रिसाइकलिंग, वो रीयूज़ होता है। अगर वो बॉटल आप जमा करते रहें और काफ़ी सारी वो बॉटल फैक्ट्री में भेज दें, उन बॉटल को श्रेड्स किया जाए, श्रेड करने के बाद उसकी कोई नई चीज़ बना ली जाए, कोई पब्लिक पार्क में रखने वाला बेंच बन जाए या कोई और सेकंड ग्रेड प्लास्टिक आइटम बन जाए, तो वो रिसाइकलिंग होगा। तो इस तरह का रिसाइकलिंग की तरफ भी नहीं हम जाते, रीयूज़ और मिनिमाइज ऑप्शन जो है दैट मस्ट बी, हमारे यहाँ क्या हुआ है कि ये मोस्ट फेवर्ड और प्रिवेंशन ये मोस्ट फेवर्ड ऑप्शन समझे जाते हैं, लेकिन ये क्या होना चाहिए, ये लीस्ट फेवर्ड होने चाहिए जब हम डिस्पोजल को मोस्ट फेवर्ड करेंगे। तो बहरहाल ये इस तरह से हमारे यहाँ वेस्ट हायरार्की बनी हुई है कि हम लोगों को कुछ हम अजीबोगरीब तरीके से चीज़ें करते रहते हैं। तो अगर हम इसी को फॉलो करें तो हम क्या करेंगे कि प्रिवेंशन तो ये है कि अगर हम किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा कोशिश करें कि रोकें कि ये चीज़ हम लाएं ना इस्तेमाल करें, प्रीवें रोक दें। फिर मिनिमाइजेशन की तरफ जाएं कि चीज़ों को कम इस्तेमाल करें, फिर यूज़ कर लें, रिसाइकिल कर लें, एनर्जी रिकवर करें, और आखिरी ऑप्शन लीस्ट फेवर्ड ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, कि यानी सबसे जो फेंकने का अमल है वो हमारा सबसे कम से कम होना चाहिए, हमें कोई चीज़ फेंकनी नहीं चाहिए, हमें एनर्जी रिकवरी की तरफ जाना चाहिए, रीयूज़, रिसाइकल, मिनिमाइजेशन और प्रिवेंशन ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। देन वेस्ट, मिनिमाइजिंग सॉलिड वेस्ट, इसमें क्या है, मिनिमाइजिंग पैकेजिंग है, रिसाइकलेबल चीज़ें हैं, पेपर, प्लास्टिक, मेटल, गैसेस, वुड्स। देन रीयूजेबल आइटम्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, लेदर हैं, रबड़ हैं, मेटल्स हैं। यानी रीयूजेबल आइटम है ना, चैरिटी का कंसेप्ट भी है जो इस्लाम ने भी बड़ी इंकरेज किया है कि आपके यहाँ अगर कोई चीज़ ऐसी है कि जो आपके इस्तेमाल में नहीं है, तो कुछ लोग आपकी सोसाइटी में ऐसे होते हैं जो आपकी इस्तेमाल शुदा चीज़ों को भी लाइक करते हैं लेने के लिए, और वो इस्तेमाल करके भी खुश होंगे, उन डिज़र्विंग लोगों को दे दें, वो चीज़ें इस्तेमाल हो जाएंगी, दैट इज़ रीयूज़। देन कंपोस्टेबल, यार्ड ट्रिमिंग्स, फूड स्क्रैप्स, वेजिटेबल्स, यानी आप गार्डन की सफाई करते हैं, वहाँ पर पत्ते या घास वगैरह जो भी होती है उसको इकट्ठा करें, और फूड स्क्रैप्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसको डिकम्पोज करने के लिए वर्मी कंपोस्टिंग है, या दीगर प्रैक्टिसेस हैं, लैंड फिलिंग है, उसमें आप ये प्रैक्टिस करके कंपोस्टिंग तैयार कर सकते हैं। ये ग्राफ है रिसाइकलिंग का, जिसमें आप देखें ग्रेजुअली रिसाइकलिंग मटेरियल का रेट बताया गया है, और रिसाइकलिंग रेट ऑफ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स का बताया गया कि किस तरह से, मसलन टायर्स हैं, ग्लासेस हैं, या यार्ड ट्रिमिंग है, स्टील कैंस हैं, वगैरह वगैरह। देन कैटेगरीज ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, diluted एंड डिस्पर्स, के यानी चीज़ को डिल्यूट करें और फिर दैट इज़ कॉल्ड एटन्यूएशन, थ्रो इट इन द रिवर, लेक, सी, बर्न इट। देन बेसिकली दिस इन्वॉल्व्स स्प्रेडिंग ट्रैश थिनली ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ मिनिमाइज इट्स इम्पैक्ट। जिस तरह से वैसे भी कहते हैं कि जो बहते हुए दरिया हैं ये कुदरती तौर पे ये वाला डिल्यूशन फैक्टर कर रहे या एटन्यूएशन कर रहे हैं। जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि हमारे मेजर सिटीज़ जो हैं वो हमारे दरियाओं के ऊपर हैं, जिस तरह मुजफ्फराबाद सिटी दरिया झेलम, नीलम के ऊपर है, तो इतना सारा वेस्ट किधर जाता है? असल में इन दरियाओं में पानी अच्छा खासा आता है, तो वो एटन्यूएशन कर देते हैं।
उसमें डिल्यूशन फैक्टर भी आता है और दरिया उसको डिस्पर्स कर देता है। ये नेचुरली हो रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर ये प्रॉब्लम मौजूद है कि वेस्ट फेंका जाता है, तो वहाँ पर फिर थोड़ा ये हमें मेक श्योर करना है कि उसमें डिल्यूट और डिस्पर्स वाला मेथड इनकॉर्पोरेट किया जाए। देन वर्क्स फॉर सीवेज सम वेस्ट केमिकल्स व्हेन लैंड डिस्पोजल इज नॉट अवेलेबल। देन हमें वर्क्स फॉर सीवेज, हमें इसके लिए प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए, काम करना चाहिए, मैनेज करना है। क्या मैनेज करना है? केमिकल वेस्ट जो हैं और जो हम डिस्पोजल हमारा मटेरियल है उसके लिए अगर जगह नहीं है तो हमें मैनेज करना है, उसके लिए काम करना है। उसके लिए हमें मुतलका प्रोजेक्ट लगाना होगा, जिस तरह सीवर ट्रीटमेंट प्लांट होता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रिसाइकलिंग सेंटर होते हैं, या लैंडफिल होती है। हमें इस तरह की प्रैक्टिस करनी होगी। ये प्लास्टिक इन पैसिफिक लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है, बहरुल काहिल। तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर भी प्लास्टिक इतना ज़्यादा पहुंच चुका है कि वहाँ की जो मैरीन लाइफ है वो मिस्टेकनली इन प्लास्टिक आइटम को खा लेती है और अक्सर वो मरी हुई मिलती है। वहाँ के जो टर्टल्स हैं वो शॉपिंग बैग्स को कोई फ्लोटिंग एनिमल समझ के खा लेते हैं, जेली फिश खा लेते हैं। और इस तरह की प्लास्टिक कास्ट आइटम जो है मिस्टेकनली फ़िश के गट के अंदर और इस तरह के जीआई ट्रैक में वो फंस जाती हैं, चूँकि ये डिग्रेडेबल नहीं है और उन एनिमल्स की डेथ होना शुरू हो गई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है। देन कंसंट्रेट एंड काउंटेंट आइसोलेशन वेस्ट डंप लैंडफिल, कि यानी जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको कंसंट्रेट करें, इकट्ठा करें, एक जगह पे कंपैक्ट करें और आइसोलेट रखें, और वेस्ट को सिर्फ लैंडफिल में ही डंप करें। हिस्टोरिकली दैट्स हाउ मोस्ट ऑफ द सॉलिड वेस्ट गेट्स ट्रीटेड। देन these are the useful options like resource recovery, composting, वर्मी कंपोस्टिंग। रिसोर्स कवरी यही है कि आप मिनिमाइज़ करें चीज़ों की एक्चुअल सोर्स को कम से कम यूज़ करें। कंपोस्टिंग आपको पता है खाद बनाने का अमल है, कि जिसको किचन गार्डन कंपोस्ट भी कहते हैं, कि किचन से निकलने वाले वेस्ट को एक करीबी खेत के अंदर या गार्डन के अंदर ज़मीन के अंदर दफन करें और वो कुछ अर्से बाद खाद बनेगी, दैट इज़ कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग एक इंजीनियर्ड किस्म का प्रोसेस होता है। इसमें 2 बाई 1 का एक डिच बनाया जाता है, यानी 2 मीटर लॉन्ग होता है, 2 मीटर ऊंचा होता है और 1 मीटर चौड़ा होता है। 2 बाई 2 बाई 1, 2 बाई 2 बाई 1 मीटर। ये नहीं, सिंपल ये एक जिस तरह क्रेट होता है, ये आप छोटी सी एक डिच बनाते हैं, दैट मे बी ऑफ आयरन, स्टील आयरन, इट मे बी वुडन, इट मे बी आरसीसी, या किसी तरह का आप बना लें, बेहतर लकड़ी का बना लें। उसके नीचे सबसे आपने स्टोन्स वगैरह छोटे छोटे पत्थर रखने हैं, या ब्रिकलेंस के टुकड़े रखने हैं, सॉरी ब्रिक्स के टुकड़े रखने हैं ईंटों के। उसके ऊपर लूमी साइल डालनी है आपने, लूमी साइल जो जिसमें थोड़ी सी चिकनी मिट्टी होती है, ठीक है। वो मिट्टी डालने के बाद फिर आप उसके ऊपर केचुए वगैरह डाल देते हैं, अर्थवर्म्स। अर्थवर्म्स के ऊपर आप क्या करते हैं, देन वेस्ट डाल देते हैं। ये एक तरीकाकार है सिंपल सा। ये आपके पास इसके प्रॉपर डिस्क्रिप्शन भी होगी मेरे ख्याल में, पहले भी ये डिस्कस हुआ है वर्मी कंपोस्टिंग, कि हम थ्रू अर्थवर्म्स क्या करते हैं कि वैसे तो जर्नली भी चीज़ें डिकम्पोज हो ही जाती हैं, उनको आप रख दें ऑर्गेनिक मटेरियल को, लेकिन इसमें ये होता है कि आप मॉइस्चर कंटेंट का ख्याल रखते हैं, उसमें बाहर से पानी नहीं जाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा उसमें पानी मौजूद होना चाहिए, और ऑर्गेनिक मटेरियल फ्यू वीक्स के अंदर जो है वो एक कंपोस्ट तैयार हो जाता है बेहतरीन। ये हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए कि जिन लोगों के पास ज़मीन भी अवेलेबल नहीं है वो अपनी छत के ऊपर एक लकड़ी का क्रेट बना लें, एक लकड़ी का डिच बना लें, जिस तरह से मैंने बताया 2 बाई 2 बाई 1 का। उसके अंदर वो किचन की चीज़ें डालते रहें और उसमें कैचू इनकॉर्पोरेट कर दें। उसके नीचे ब्रिकलिन्स की लेयर होनी चाहिए, देन पेबल्स वगैरह होने चाहिए छोटे छोटे, उसके ऊपर लूमी साइल, देन अर्थवर्म, और उसके ऊपर वेस्ट डाल के फिर ऊपर एक लेयर मिट्टी की डाल दिया करें। तो आपकी वहाँ पर छत के ऊपर भी इवन वर्मी कंपोस्टिंग तैयार हो सकती है विद इन फ्यू डेज। इवन ये 21 डेज तक भी तैयार हो जाती है। तो वो उसको दैट विल बी किचन गार्डन ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप छोटे मोटे जो गमलों के अंदर खाद डाली जाती है, या इवन वो आप
दूसरे लोगों को भी गिफ्ट कर सकते हैं, तो क्या होगा, वेस्ट इस तरह से मैनेज हो रहा है। ये यूज़फुल ऑप्शन है। देन एनर्जी रिकवरी है, ये लैंडफिल्स वगैरह बना के बड़े लेवल पे ये इंसरेशन जो है ये लीस्ट फीवर्ड ऑप्शन होना चाहिए कि इंसरेशन जलाए जाने का जो अमल है, ये हम सारे वेस्ट को जला नहीं सकते। वी शुड गो फॉर रिसाइकलिंग एंड री यूज़ प्रैक्टिसेस। लेकिन इंसरेशन हमें करनी होती है सिर्फ बायोलॉजिकल वेस्ट की, जो हॉस्पिटल बायोलॉजिकल वेस्ट या हॉस्पिटल रेड वेस्ट या रिस्क वेस्ट जो होता है हॉस्पिटल से निकलने वाला, उसके अंदर सीवियर इन्फेक्शन हो सकती है, एंड दैट मस्ट बी इंसरेटेड और दैट मस्ट बी बर्न। ये बर्निंग के अमल को ही, यानी जलाए जाने के अमल को इंसरेशन कहा जाता है। लेकिन इसमें एक ख़ास इंजीनियर्ड मेथड होता है। हम लोग एक भट्ठी जो इस्तेमाल करते हैं इस मकसद के लिए, उसका टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस तक रेज़ हो सकता है। उसके अंदर जो गैसेस इमिट होती हैं उसकी ट्रीटमेंट का भी सिस्टम होता है, ताकि कोई बाई प्रोडक्ट्स जो हैं इस इंसरेशन की वो इन्वायरमेंट को जाके ख़राब ना कर दें। प्लस ये होता है कि उसमें मिनिमाइजेशन का प्रोसेस भी होता है कि वेस्ट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो लेवल तक उसकी मिनिमाइजेशन कर दी जाती है जला के, और 100% डिसइंफेक्शन हो जाती है सारा वेस्ट। तो इंसरेशन भी हो सकती है, पायरोलिसिस हो सकता है, गैस्टिफिकेशन हो सकती है, नॉन बायोमीथेन मेथिनेशन और एनारोबिक डाइजेशन हो सकती है। ये यानी दैट्स रिलेटेड टू डिग्रेडेशन प्रोसेस के जो माइक्रोब की एनारोबिक डाइजेशन है। तो इन प्रोसेस को हम लोग यूज़ करते हुए क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट खुद से भी इस वेस्ट के साथ लिटिल बिट हैंडलिंग कर सकते हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा कर सकते हैं। इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट ऑन हेल्थ, chemical poisoning through chemical inhalation, uncontrolled waste can absorb the storm water runoff resulting in flood। ये फ्लड में लोग होते हैं बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। क्या होता है कि ये कंटेमिनेशन उनके पानियों में और खानों में दाखिल हो जाती है, चूँकि फ्लड के अंदर पानी कंटेमिनेटेड होता है और वो रन ऑफ के ज़रिए तकरीबन उस इलाके में फिर क्या होता है, उन दिनों में सेफ़ फूड और वाटर पहुँचाया जाता है। लो बर्थ वेट इससे हो सकता है, कैंसर लोगों को हो सकता है। ज़ाहिर है कंटेमिनेशन अगर चली जाएगी, कार्सिनोजेनिक कंटेमिनेशन आपके फूड और पानी में चली गई, दैट में काज कैंसर। कंजेनिटल मेलफॉर्मेशन हो सकती है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हो सकती हैं। अगर लेड वगैरह उस सोल्यूशन में जा रहा है तो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ आ सकती हैं। देन नोज़िया एंड वॉमिटिंग होती है अक्सर लोगों को, बरसात के दिनों में ये प्रॉब्लम हो जाता है कंटेमिनेटेड वाटर फूड लेने से। Then increase in hospitalization of diabetic residents living near hazardous waste sites and mercury toxicity from eating fish with high level of mercury। ये वेस्ट जो जितना भी जाता है, कॉस्मेटिक्स में मरकरी होती है, और कुछ हॉस्पिटल इक्विपमेंट के अंदर मरकरी होती है, पेंट्स के अंदर हो सकती है, डाइज़ के अंदर होती है। ये मरकरी रन ऑफ के ज़रिए दरियाओं में जाती रहती है, समुद्रों में जाती है, वहाँ पर फ़िश के अंदर बायोकमुलेट होती है, और फ़िश हम ज़ाहिर है कमर्शियली बड़ी फेवरेट डिश होती है सब लोगों की। फ़िश को क्या होता है कि जब हम लोग लेते हैं तो ये बायो ट्रांसफ़र हो जाती है, और ये इसको मरकरी टॉक्सिसिटी कहते हैं, विच इज़ कार्सिनोजेनिक। Then increase in mercury level in fish due to disposal of mercury in the rivers, plastic found in ocean ingested by the birds। ना सिर्फ बर्ड्स बल्कि फ़िश भी उसको इंजेस्ट करती है, और मैंने जिस तरह बताया आपको कि वहाँ पर क्या हो रहा है कि उनकी डेथ हो रही है, उनके गट में अटक जाती हैं, डाइजेस्ट नहीं होती, तो उनकी डेथ होती है। देन रिजल्टेड इन द हाई एल्गल पॉपुलेशन इन द रिवर एंड द सीज। एल्गल पॉपुलेशन जो है इसको हम यूट्रॉफिकेशन भी कहते हैं, कि इनरिच मिनरल्स पहुँचते हैं जब नाइट्रेट और फास्फेट की फॉर्म में, तो वहाँ पर एल्गल पॉपुलेशन उसकी ब्लूमिंग होती है, और क्या होता है कि यूट्रॉफिकेशन का प्रोसेस हो सकता है, जो कि वहाँ के इकोसिस्टम, लोकल इकोसिस्टम को डैमेज कर सकता है, डिग्रेड्स वाटर एंड सॉइल क्वालिटी। देन वेस्ट breaks down in landfill to form methane, potent greenhouse gas, change in the climate and the destruction of ozone layer due to waste biodegradable। and littering यानी फेंके जाने का जो अमल है, due to waste pollutions, illegal dumping, leaching is a process by which solid waste enters soils and ground waste and the contaminating them। And it is estimated that food waste by the United States and the European could feed the world 3 times over। Food waste contribute to the excess consumption of fresh water and the fossil fuel, which
along with the methane and the carbon dioxide emission from decomposition food impacts global climate change. यानी इन ममालिक के अंदर जो फूड ज़ाया होता है या जो ज़्यादा बनाया जाता है उसकी वजह से देखिए कितना प्रॉब्लम हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम डिकम्पोजिशन फूड इम्पैक्ट्स ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, यानी इसका दुनिया के क्लाइमेट चेंज के अंदर एक कंट्रीब्यूशन मिलती है। एवरी टन ऑफ फूड वेस्ट प्रिवेंटेड हैज़ बीन पोटेंशियल टू सेव 4.2 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंटली। अगर हम खाना ज़्यादा ना बनाएं और उसके ऊपर हमारा चेक हो तो 4.2 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर हम इसके मिशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इफ़ वी ऑल स्टॉप wasting food that could have been eaten, the carbon dioxide impact would be the equivalent of taking 1 in 4 cars off the road। तो ये मतलब ये है कि इतना इम्पैक्ट उसके ऊपर आ सकता है अगर हम खाने के मामले में थोड़ा सा एहतियात करें और फजूल खाने या फालतू खाने ना बनाएं। आप सिर्फ देख लें किसी शादी ब्याह पे कितना खाना ज़ाया होता है, लोग भी क्या करते हैं कि उस खाने को ज़ाया करते हैं, जितना खाना होता है उतना वो इस्तेमाल नहीं करते, वैसे प्लेटें भरते हैं और बाद में वो बच जाता है। तो फूड आइटम को इसी तरह से ओवर कुकिंग करके और जो हम लोग फालतू ज़ाया करते हैं उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड को हम उसकी एहतियात बरतने से कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को बचा सकते हैं। Then what should be done? Then we should reduce waste, like reduce office paper waste by implementing of a foreign policy to duplex all draft reports and by making training manuals and the personnel information available electronically। कि हमें ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस्तेमाल करना चाहिए, पेपर और ये चीज़ें डिस्करेज करनी चाहिए और हमें स्टाफ को बताना चाहिए कि वो अपने पेपर वर्क को कम से कम रखें और ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड इंफॉर्मेशन, जिस तरह अभी देखें आप किताबें वगैरह या कापियाँ या आपकी हम लोग ऑनलाइन सिस्टम कर रहे हैं तो देखें पेपर इसमें कितना सेफ हो गया है। ये तो एक तो मजबूरी के तहत ये हुआ है, बट वी शुड डेलिबरेटली अडॉप्ट सच प्रैक्टिसेस। हमें इस तरफ जाना होगा इन फ्यूचर कि हम जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको बचा सकें। बिलखसूस पेपर, अब एक पेपर बनने के लिए 10 लीटर पानी यूज़ होता है। एक पेपर जो A4 साइज़ का आप यूज़ करते हैं, ये एक पेपर बनने के लिए 10 लीटर पानी चाहिए होता है। इस मटेरियल को इतना वॉश किया जाता है, वॉश करने के बाद ये पता है किस तरह का मटेरियल होता है, एक पल्प होता है, उस पल्प से पेपर बनने तक फी जो एक पेपर है वो 10 लीटर पानी लेता है। तो जस्ट इमेजिन कि हम इन पेपर्स की किस तरह तबाही करते हैं। हमारा सबसे ज़्यादा वेस्ट होने वाला जो मटेरियल है वो पेपर होता है। दैन इम्प्रूव प्रोडक्ट डिज़ाइन टू यूज़ लेस मटेरियल, हमें चीज़ें ऐसी बनानी चाहिए जो कम से कम मटेरियल के साथ तैयार हो जाए। Then designing packaging to the eliminate excess material while maintaining strength, अच्छी और सेहत अफजा चीज़ें बनानी होगी। वर्क विद कस्टमर्स टू डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट अ पैकेजिंग रिटर्न प्रोग्राम, कि हमें इस तरह की चीज़ें बनानी चाहिए जिस तरह से आप देखें कुछ चीज़ों की पैकेजिंग जो होती है ना वो वापस की जाती है कि ये चीज़ उधर तक पहुंच गई है, उसको उसमें डाल दोबारा रीयूज़ करते रहें। जिस तरह हमारे यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो आप देखें पहले ज़माने में ना, बल्कि अभी भी शायद हो, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स ना शीशे की बोतलों में आती थी। ये मिरिंडा, पेप्सी, शिज़ान वगैरह मुझे याद है, वो ना उसके क्रेट होते थे, उसके अंदर मेरे ख्याल में 24 बॉटल्स होती थी और दुकानदार आपके पैसे रख लेता था, उस वक्त तक वो बोतल वापस नहीं करता था, सॉरी आपको बकाया वापस नहीं करता था जब तक आप शीशे की बोतल उसको वापस नहीं करते थे, यानी 2, 4, 7 रुपये वो रख लेता था। तो अब क्या है, या फिर वो लोगों के घरों में ना वो बॉटल पड़ी होती थी, लोगों को फिक्र होती थी कि वो ना तो उसको तोड़ते थे ना फेंकते थे, वो जिस दुकानदार से लाते थे उनका ढक्कन किसी हद तक ज़ाया हो जाता था लोहे का, बट वो जो शीशे की ओवरऑल बोतल होती थी वो रिटर्न की जाती थी, वो रीफिल होती थी और रीयूज होती थी। तो उसमें देखें कि उसमें ये होता था कि लोगों के पास ये जो प्लास्टिक की घरों में रोज़ाना हम बॉटल लाते हैं ये नहीं होती थी, तो घरों में वेस्ट नहीं प्रोड्यूस होता था और ना ही गलियों में वेस्ट नज़र आता था। क्यों? वो पैकेजिंग रिटर्नेबल प्रोग्राम था उसका। अब यही इंकरेज किया जा रहा है कि इस तरह का मटेरियल हो के चीज़ डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो जो पैकेजिंग है वो रीयूज़ हो जाए। देन वी शुड स्विच टू द रीयूजेबल ट्रांसपोर्ट कंटेनर्स, देन परचेज प्रोडक्ट्स इन बल्क, यानी हम थोड़ी सी चीज़ जब लाएंगे तो क्या होता है कि वो हमें 10 दफ़ा वो लिफाफे साथ और इस तरह की चीज़ें लानी पड़ेंगी। एक दफ़ा ले आएँ तो हम उसमें डिस्पोजेबल मटेरियल कम लाएंगे साथ। देन रीयूज़ प्रैक्टिस, वी शुड यूज़ दिस प्रैक्टिस लाइक रीयूज़
office furniture and supplies such as inter-office envelopes, files, folders, and papers. Use durable towels, tablecloths, napkins, dishes, then cups and glasses. Use incoming packaging materials for outgoing shipment. Encourage employees to use office material rather than purchase new ones. Then you should have a practice or habit of donate or exchange, like old age books, old clothes. जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि चैरिटी किया करें आप, पुराने कपड़े बजाय ज़ाया करने के आप गरीबों में तकसीम कर दें। ओल्ड कंप्यूटर्स, ये भी किसी दूसरे बंदे को जिसके पास कंप्यूटर नहीं है आप उसको गिफ्ट कर दें। पुरानी किताबें लोगों को पढ़ने के लिए दे दें। छोटी जो आपके अपकमिंग स्टूडेंट होते हैं आपकी क्लास में, उनके लिए बचा के रखें, उनको गिफ्ट कर दिया करें। एक्सेसिव बिल्डिंग मटेरियल्स, ये आप बस एक घर बनता है ना, तो वहाँ पर थोड़ी सी बजरी रेत बच जाती है तो हम खामखा उसको खाइयों में फेंक देते हैं। आप देखें कोई नीडफुल पर्सन हो उसको बुला के दे दें कि ये मटेरियल, ये मार्बल, ये मेरे पास लोहे की चीज़ें, सरिया वगैरह बचा है तो आप ले जाओ, वो बंदा खुशी से ले जाएगा। ओल्ड इक्विपमेंट टू लोकल ऑर्गेनाइजेशंस। आपके पास अगर कोई इक्विपमेंट है तो ऐसी तंजीमें दाएं बाएं काम कर रही होती हैं जो वेलफेयर का, उनको दे दें, वो किसी का उसका इस्तेमाल कर लेंगी। देन लोगों की तरबियत करनी चाहिए। मतलब मेरा ऑफिस है तो मुझे चाहिए कि मेरे ऑफिस में जो स्टाफ है मैं उनको बताऊं कि जी किस तरह से चीज़ें बेहतर होंगी, माहौल के अंदर क्या क्या चीज़ बेहतर हो सकती है, किस तरह वेस्ट कम जा सकता है। डेवलप एन ऑफिस रिसाइकलिंग प्रोसीजर पैकेज, और लोगों को बताया जाए कि ये ऑफिस में ये चीज़ इस तरह से होनी चाहिए, और हम करते भी हैं, मैं भी करता हूँ, अपने स्टाफ को बताता हूँ कि ये चीज़ मिनिमम यूज़ में लाएँ, इसको इस तरह से इस्तेमाल करें। सेंड आउट रिसाइकलिंग reminder to all employees including environmental articles. Train employees on recycling practice prior to the implementing recycling program. Conduct a ongoing training process as new technologies are introduced and new employees join the institutions. ये ना सिर्फ एम्प्लॉयज़ बल्कि स्टूडेंट्स भी जितने भी नए आते हैं, आपको भी पता हो आप उनको भी बताएं। ये एक प्रोग्राम होता है कि हर बंदा अवेयरनेस को ट्रांसफ़र करे। देन जिस तरह मैंने बताया कि एम्प्लॉइज़ की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आपके एम्प्लॉइज़ का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ दफ्तर में काम करने वाला बंदा, आपके घर में भी कोई मुलाजिम हो सकता है, आपका ड्राइवर हो सकता है। इन लोगों को ना बताना होता है कि ये चीज़ें किस तरह से आप कम से कम, उनकी बेसिकली अवेयरनेस नहीं होती, उनको अवेयरनेस दी जाए तो वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं। देन हमें वेस्ट रिडक्शन करनी होती है, स्ट्रेंथनिंग एट सोर्स, कंपोस्टिंग, रिसाइकलिंग, ये रिपीट हो रहा है, पहले भी ये डिस्कस हुआ है। Then resident may be organized into small groups to carry out the following practices like construction of backyard compost pit, घरों की बैक साइड पे आप बैकयार्ड कंपोस्ट पिट बना सकते हैं। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोरेज बिन वेयर रिसाइकलेबल एंड रीयूजेबल मटेरियल आर स्टोर्ड बाय ईच हाउस होल्ड। देन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोरेज counters where recyclable and reusable material collected by the street sweepers are stored prior to the selling to the junk dealers. Then maintenance of cleanliness in yards and streets. Then greening of their respective areas and encouraging others to join. यानी जो अवेयरनेस आपको मिली है, यू शुड इनकरेज अदर्स टू ज्वाइन योर प्रोग्राम। ये आपको बताना होता है कि जी मैं ये अच्छा काम सोचता हूँ, करता हूँ, आप भी इसको ज्वाइन करें। देन थैंक यू ऑल ऑफ यू। इफ़ यू हैव क्यूरी रिलेटेड योर लेक्चर, यू आर वेलकम टू आस्क। मुझे आपसे पूछना था कि आप हमारा क्विज कब लेंगे? आई थिंक दिस इज नॉट रेलेवेंट क्वेश्चन टू योर लेक्चर। मैंने पूछा है कि आपके लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। यू मे कॉन्टेक्ट मी आफ्टर क्लास फॉर क्विज पर्पस, या कोई भी जो एग्ज़ाम के वो मुझे आप वैसे भी आज आप कॉल करेंगे और ये चीज़ें तय करनी है कि आपका क्विज़ होना है, कल होगा या परसों। ये अभी आप क्वेश्चन करें क्लास के हवाले से, उसके बाद फिर ये आपको बता दिया जाएगा। मोस्ट लाइकली आपका कल क्विज़ हो सकता है, तो आप टाइमिंग वगैरह मेरे से शेयर कर लें, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है सर।